जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम सभी हिंदी मीडियम कक्षा 10 के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज या चैप्टर वाइज सीरीज करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ आपके जो चैप्टर बाय चैप्टर आपके जो यानी कि जैसे साइंस का प्रथम चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको भी देखेंगे और साथ में इस चैप्टर को भी देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप लोगों ने कक्षा 9 में तत्व तत्व का प्रतीक और उनका जो परमाणु क्रमांक और उनका जो भार है उसको नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जाइए यानी कि आप लोग अपनी कक्षा 9 की किताब को खोलिएगा और उसमें से कम लगभग 20 तत्व और उनके प्रतीक सिंबल यानी कि उनके सिंबल और उनका परमाणु क्रमांक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कुछ हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट तत्व है यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसका परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 1। सेकंड है आपका हीलियम। क्या है? सेकंड है आपका हीलियम और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है He तथा इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। इसी प्रकार जो आपका थर्ड नंबर का तत्व है वो कौन सा है? वो है आपका लिथियम, यानी कि इसका जो प्रतीक है Li और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 3। तो इन सभी तत्वों को और इनके प्रतीकों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है इसका नाम? इसका इंग्लिश में नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया और क्या होता है रासायनिक समीकरण। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है। क्या है? ये एक ग्लास है और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और प्लस हम इसमें ले लेते हैं कुछ नमक। ये कुछ नमक रखे हुए हैं और इन सभी दोनों को हम मिक्सचर करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका, इसमें एक समझ लीजिए ये बन गया नमकीन पानी। तो क्या किया हमने? दो पदार्थों को लिया और उनको मिलाया तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ। तो जिन दो पदार्थों को हम लेते हैं यानी कि जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं और इससे जो प्राप्त होता है, तो जिसको हम मिलाते हैं और जिससे प्राप्त होता है, तो जिसको हम मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। क्या? जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। और जो हम मिलाते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। जैसे इस अभिक्रिया में हमने क्या किया कि एक एक गिलास हमने जल लिया और उसमें हमने नमक को इसमें डाल दिया, तो हमें क्या मिला? तो हमें एक नमकीन पानी प्राप्त हुआ। तो इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। तो इन सभी को हम आगे आपको बताएंगे क्या होती है भौतिक विधि, क्या होती है रासायनिक विधि। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आपका जो पहली यानी कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है? रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक, क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, ये बात याद रखना, नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसना? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि
कोई भी जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसकी जो आणविक संरचना और जो भौतिक यानी कि उसकी जो भौतिक संरचना और आणविक संरचना दोनों ही अलग होती है, किनसे, जिनसे वो मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण जैसे हम उदाहरण से देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है जो आपका है हाइड्रोजन और क्या है आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके यानी कि अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं जिनके बीच में अभिक्रिया हुई और एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, जिनका जो गुण क्या है, देखिए हाइड्रोजन का गुण क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है। क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है जिसका काम क्या होता है, ये होती है फ्यूल का काम करती है, यानी कि ये जलती है। और ऑक्सीजन क्या है, ये भी आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन भी एक प्रकार की गैस ही है। इसका काम क्या होता है, ये सभी पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। हाइड्रोजन का क्या गुण होता है, ये जलता है, और ऑक्सीजन का क्या गुण होता है, ये जलाता है। लेकिन इससे जो मिलकर बना नया पदार्थ जो बना है उसका गुण इनसे अलग है। इनसे मिलकर जो नया पदार्थ बना है उसका क्या यानी कि जल यानी कि पानी, ये कहता है ये दोनों को बुझाता है, ये आग को बुझाता है। ये दोनों क्या कहते हैं, आग लगाते हैं, और जो पानी है वो आग बुझाता है। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ होते हैं या एक ही पदार्थ होगा जिससे एक नया पदार्थ बनेगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो गुण धर्म होंगे, आणविक संरचना होगी, जो उसकी भौतिक संरचना होगी, अपने जिनसे वो मिलकर बना होगा उनसे वह भिन्न होगा। इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और इसका जो क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उसे यानी कि पुनः उसी पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे अब जल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर चुके हैं, तो अब इन्हें किसी भी भौतिक विधि, जो भौतिक विधियां आपने कक्षा 9 में इनको पढ़ा होगा, कौन कौन सी हैं, जैसे वाष्पीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन या अपकेंद्रीकरण, इन सभी विधियों के द्वारा अब पानी को पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करना संभव नहीं है भौतिक विधियों के द्वारा। रासायनिक विधियों के द्वारा तो हम इनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधियों के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुनः तोड़े नहीं जा सकते पानी के अणु से। तो अब क्या देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से ही देख लेते हैं कि हमारा जो पदार्थ था क्या था, ये था हाइड्रोजन, जो कि कौन सी अवस्था में था, गैस। और जो हमारा नेक्स्ट पदार्थ था क्या था, वो ऑक्सीजन, ये भी कौन सी अवस्था में था, ये भी गैस अवस्था में था। लेकिन जब इन्होंने अभिक्रिया किया और क्या बनाया, इन्होंने अभिक्रिया करके बनाया जल यानी कि पानी, तो ये कौन सी अवस्था में था, ये आपका था लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। तो जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान उनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि आपको इस उदाहरण में देखने को मिला। अब क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे अभिक्रिया के पहले पदार्थ का रंग कुछ और था और अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ का रंग कुछ और हो जाएगा। आप सभी लोगों ने किसी वीडियो में देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं, आपको जो लैब होती है उसमें कुछ पदार्थ डालते हैं, उसको थोड़ी देर तक, जैसे ये बीकर होता है इसमें कुछ पदार्थ डाल देते हैं, उसके बाद हाथ से इसको थोड़ा देर हिलाते रहते हैं, तो इसमें जो पदार्थ होता है उसका जो रंग है कभी ये पीला हो जाता है, बैगनी हो जाता है। तो यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का रंग में परिवर्तन भी आ सकता है। यानी कि जो जिन पदार्थों से मिलकर बना है उनके रंग और जो बनने वाला पदार्थ है उसका रंग दोनों भी चेंज हो सकता है। जो आपका थर्ड नंबर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या होता है, जब आप जाते हैं ना किसी को भी, यानी कि दीवार है या कोई चीज है उसको पेंट करने के लिए जब आप खड़ी चूना लेकर आते हैं, तो जब खड़ी चूना को आप जल में डालते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस
जिस भी बर्तन में आप डालते हैं वह बर्तन एक गर्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर, यानी कि जब आप चूने को डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें पानी में हीट तो डालते हैं, जब पानी में डालकर उसको मिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। जो द्रव होता है उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिस पॉट में आप उसको रखते हैं वह गर्म हो जाता है। कभी कभी आप अगर उसको प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो वो प्लास्टिक का बर्तन पिघल भी जाता है। तो यही होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान तापमान बढ़ भी सकता है और तापमान घट भी सकता है। इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन होता है। और जो आपका फोर्थ नंबर टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी किसी गैस का भी उत्सर्जन होता है। जब आप लोग कक्षा 11 में जाएंगे और तो वहां पर आप लोगों को लैब में ले जाया जाएगा तो वहां पर आपको अमोनिया गैस को निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बीकर में NaOH का विलयन डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको आग लगाकर जब गर्म करेंगे तो उसमें से आपकी अमोनिया गैस यानी कि NH3 निकलती है। तो क्या होता है, NaOH प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं और जब उनको गर्म किया जाता है नीचे से यानी कि बीकर से, जब उसको गर्म किया जाता है तो हॉट होने के बाद उसमें से अमोनिया गैस का निष्कर्षण होता है। तो यही होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रासायनिक अभिक्रिया होने से कभी कभी गैस का भी उत्सर्जन होता है। और जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है और तापांतर भी होता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ताप अधिक बढ़ जाता है और कभी कभी क्या होता है, ताप कम हो जाता है। ताप बढ़ता कब है, जब रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की होती है कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है तब तापमान बढ़ जाता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की होती है कि वह तापमान को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि तापमान यानी कि जो ऊष्मा होती है ऊष्मा को सोखती है, तब तापमान कम हो जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता होगा, बताएंगे हम कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें तापमान ज़्यादा बढ़ता है, कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें तापमान कम होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए आप समझते हैं, इससे आप लोगों को और भी समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे क्या है, आपका भोजन का पाचन। क्या होता है, जब आप भोजन खाते हैं तो आप इसके पहले दांतों से अपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर ये नली के द्वारा जाता है आपके आमाशय में, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बहुत सारे अम्ल होते हैं जो आपके भोजन को पाचन करने में आपकी सहायता करते हैं। इसके बाद क्या होता है, श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो आप ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज में टूटता है श्वसन क्रिया के द्वारा ही। और ये सभी जो क्रियाएं होती हैं सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। थर्ड नंबर का जो है कि लोहे में जंग का लगना। ये जो लोहे में जंग का लगना है यह बहुत ही धीमी गति से यानी कि मध्यम गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। थर्ड है आपका दही का बनना। दही का बनना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जब भी आप दूध होता है, दूध फट के जब दही बन जाता है तो दही से पुनः दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जब एक पदार्थ से दूसरा कोई पदार्थ बन जाए और पुनः उस पदार्थ से अपने जो यानी कि प्रथम वाला जो पदार्थ था उसमें उसको परिवर्तित न किया जा सके, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो चीज होते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग अथवा हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक, है ना। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, आपका उत्पाद। यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ भाग अथवा हिस्सा लेता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका अभिकारक। और जो
उस अभिक्रिया के उपरांत यानी कि जो अभिक्रिया हो गई, यानी कि जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, उससे जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका उत्पाद। तो आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से आपको यह आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना है उसका क्या नाम है? वो है आपका जल। और इसमें जो भाग लिए वो कौन से थे? वो थे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो भाग लेने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? इनको कहा जाएगा अभिकारक। क्या कहेंगे इनको हम? अभिकारक। और जो इनसे यानी कि जो नया पदार्थ प्राप्त हुआ है, जो नया पदार्थ यानी कि अभिक्रिया होने के उपरांत जो नया पदार्थ प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्पाद। तो यहां से आपको समझ में आया कि क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग, यानी पदार्थ क्या होते हैं? तत्व हो सकता है आपका। जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? या तो वो तत्व होगा, या तो वो यौगिक होगा, या तो वो अणु होगा। तो ये सभी मिलकर ये सभी मिलकर एक नए पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो जो नया पदार्थ होगा वो आपका कहलाएगा उत्पाद, और जो मिलकर बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो आप लोगों को समझ में आया क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद। आप लोग हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमें क्या क्या सुधार अभी करना है और आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो इस पे चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपके चैप्टर का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, फिर हमने देखा कि क्या होता है अभिकारक, फिर हमने देखा क्या होता है उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके जो फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो आपका उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट यानी कि चैप्टर के नाम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। जो आपका सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण को जब निरूपित किया गया वो क्या था? सन 1615 ईस्वी में। सन 1615 ईस्वी में जीन बेग्विन जो सबसे प्रथम बार किसी भी रासायनिक समीकरण को यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया गया वो क्या था? आपके 1615 ईस्वी में जीन बेग्विन ने इसे सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया। ये सभी आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, जैसे कुछ लोग होंगे कि कक्षा 10 के बाद आप पॉलिटेक्निक का भी पेपर देंगे, तो उनमें ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सर्वप्रथम किसने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया। सन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम क्या था? जीन बेग्विन। क्या नाम था? जीन बेग्विन। तो जो जीन बेग्विन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1615 ईस्वी में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण? अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, ये समीकरण गलत लिखा है, यहाँ पर अभिक्रिया होना चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्या करना है, ये समीकरण काट के आप लोग अभिकारक इस पे यानी कि अभिक्रिया लिख लेना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या तथा अभिकारकों और उत्पादों में जो पदार्थ होंगे तो उनके जो प्रतीक होंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी पदार्थ हो यानी कि अभिकारक और उत्पाद में जो पदार्थ होंगे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर फेरस यानी कि लोहा है या तो ऑक्सीजन है, तो इनके जो प्रतीक होते हैं प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, यानी कि प्रतीक क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, लिथियम का प्रतीक होता है Li तथा लोहे का प्रतीक होता है Fe यानी कि फेरम।
तो किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों यानी कि सूत्रों, ये इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि आप सभी लोग अपनी कक्षा 9 की किताब को खोलना और उसमें से सभी तत्वों के प्रतीक, उनका परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु द्रव्यमान, अगर आप लोग द्रव्यमान न याद करना चाहें तो न याद करें, लेकिन कम से कम 20 या 30 तक आपको पदार्थ के प्रतीक और उनका नाम और उनका परमाणु क्रमांक जरूर याद होना चाहिए। आप लोगों को कक्षा 10 में अगर हैं तो इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ उनकी भौतिक अवस्था, यानी कि कोई भी जो पदार्थ है वो उस किस अवस्था में है। भौतिक अवस्था जैसे ठोस होता है। भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, यानी कि ठोस है वह पदार्थ किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है या जलीय विलयन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है। तो जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनके सूत्रों या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ उसमें प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो आइए उदाहरण लेते हैं। ये जो उदाहरण लिया है हमने आपके क्रियाकलाप 1.1 में जो दिया गया है वही हमने यहाँ पर उदाहरण में लिया है। क्रियाकलाप आपके 1.1 में क्या कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु क्या होता है? वायु की उपस्थिति में दहन यानी कि जहां ये याद रखना आप लोग, जहां भी दहन आता है या जलाना होता है, तो जो दहन और जलाना होता है ये सभी जो अभिक्रिया की जाती हैं ये सभी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। दहन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तथा दहन के द्वारा जो भी पदार्थ बनेगा वह दहन के द्वारा होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो आपका जो उदाहरण है क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु, तो वायु में क्या होता है, जो ऑक्सीजन ही होती है जो किसी को जलाने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर वायु की दर पे हमने क्या लिख लिया है, इसीलिए हमने अथवा में ऑक्सीजन भी लिखा है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। तो हमारा इसमें छांटते हैं कि क्या नया पदार्थ बना है। तो जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, ये है आपका उत्पाद। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा हो गया उत्पाद। और इसमें हम क्या छापते हैं कि क्या है, क्या अभिकारक, अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सूत्र यानी कि प्रतीक क्या होता है, Mg प्लस क्या है इसमें ऑक्सीजन, और परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO। तो ऑक्सीजन हमेशा 2 जोड़े में होती है ना। तो क्या है जो तो क्या हो गया, मैग्नीशियम से हमने मैग्नीशियम ले लिया। और वायु में दहन के लिए क्या होता है, तो जहां भी दहन आएगा वायु रहेगी तो वहां पर हम लोग ऑक्सीजन को ही लेंगे। नया पदार्थ क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है। ध्यान रखिए अभी ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ये सभी आप लोगों को मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जो रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होते हैं, उसमें अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होती है, उस प्रकार के रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी कि ऐसे रासायनिक समीकरण जो पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होते वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसको आप लोग यानी कि जो मैं बताया अभी परिभाषा, इस परिभाषा को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए आप लोग हमारी वीडियो को देखते समय अपनी नोट कॉपी भी साथ में रखिए। इस वीडियो में जो भी परिभाषाएं हमने दिखाई है और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग अपनी नोट कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। जो कंकाली समीकरण है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इस लोग यानी कि ऐसे रासायनिक समीकरण जो पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होते क्या कहलाते हैं, वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया गया है जो कि अभी संतुलित नहीं है। यहाँ पर हमने इनकी एक चीज और नहीं लिखा है, जो इनकी यानी कि भौतिक अवस्था। तो मैग्नीशियम क्या है, ये एक प्रकार का सॉलिड है, यानी कि धातु है तो ठोस होगा ना, सॉलिड होगा। ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन है गैस।
तो जो मिलकर बना है वो क्या बना है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है जो पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होता उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। तथा जब जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है तो जो ऐसा निरूपण क्या कहलाता है, तो यही निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। देखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण। अब ये है आपकी रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। साथ ही साथ इन समीकरणों में उन पदार्थों की भौतिक अवस्था को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि आपके उदाहरण में दिखाया गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर Mg यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं और यानी इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको समीकरण और प्रतीकों के रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। धन्यवाद।